बच्चों, आज हम कक्षा 10 का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस चैप्टर की शुरुआत है रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं। रासायनिक अभिक्रिया जैसे कहीं पर भी दो पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक तीसरा पदार्थ बनता है, और जो नया पदार्थ बना है उसका रंग, उसके गुण, उसका रूप सब बदल जाते हैं, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे किसी वस्तु के बाहरी गुण में आए परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। केवल बाहरी गुण ही नहीं, वस्तु के भीतरी गुणों में भी परिवर्तन आता है और हम कहते हैं कि जो है रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे दैनिक जीवन में एक बहुत ही आसान उदाहरण है दूध का जमकर दही बनना। तो जब दूध दही बनता है तो उसके गुण पूरी तरह से क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद अगर वह दो वस्तु के साथ किसी भी पदार्थ की रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यानी कि दो वस्तुएं आपस में मिलकर के एक तीसरा पदार्थ बनाते हैं और जो नया पदार्थ बना है उसके गुण पूरी तरह बदल जाते हैं, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे जब दूध जमकर दही बनता है तो वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो दूध का दही बनना, पदार्थ का क्या हुआ, अवस्था परिवर्तन हुआ। तो कब कब हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है? जैसे लोहे की वस्तुओं पर जंग लग जाता है तो क्या इसमें परिवर्तन हुआ है, रंग में परिवर्तन हुआ है। वैसे ही कुकर से जब हम खाना बनाते हैं तो गैस निकलती है, तो वहाँ पर गैस का उत्सर्जन हुआ है। इसका मतलब कुकर के अंदर जो भी पदार्थ बन रहा है वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और पानी को गर्म करना, यानी कि तापमान में परिवर्तन हो रहा है। तो पानी जब गर्म होता है, तापमान में परिवर्तन हुआ है, वहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो, जैसे दूध का दही बनना, रंग में परिवर्तन हो, जैसे लोहे में जंग लग जाना। सिर्फ लोहे में ही नहीं, चांदी में काली परत का जमना, तांबे में हरी परत का जमना, वह भी रासायनिक अभिक्रिया है। कुकर से गैस निकलना दैनिक जीवन में हम देखते हैं, तो वहाँ पर भी गैस का, अगर कहीं पर भी गैस का उत्सर्जन हो रहा हो तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और कहीं पर भी किसी पदार्थ के तापमान में परिवर्तन हो रहा हो तब भी हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? किसी भी वस्तु के गुण में आए परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब अगला हमारा प्रश्न है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि जब दो पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं तो वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब उन दो पदार्थों को अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसे माना मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होगी और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से हो रही है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो इसको इस प्रकार लिखना। ठीक है, कौन से पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और फिर कौन सा पदार्थ बन रहा है, इसको लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। और जब हम नाम से लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो यह शब्द समीकरण कहलाता है। और अगर हम उसको प्रतीक और सूत्र के रूप में लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg, ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, तो प्रतीक और सूत्र के रूप में लिखते हैं तो हम उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके तीसरा पदार्थ बनाते हैं तो उन दो पदार्थों को इस तरीके से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। उसमें हम कैसे लिखते हैं, जो पदार्थ अभिक्रिया कर रहे हैं उन्हें बाईं ओर लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं तो उन्हें बाईं ओर लिखेंगे और बीच में प्लस लगाएंगे। उसके बाद एक तीर का निशान लगा करके हम जो पदार्थ बन रहा है उसे लिखते हैं। तो इस तरीके से किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब इसी रासायनिक समीकरण को हमने रूप बदल के इस तरीके से लिखा है, क्योंकि रासायनिक समीकरण जो है उसको संतुलित करना बहुत आवश्यक होता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम जो है क्या एक परमाणु है, ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम का एक परमाणु और ऑक्सीजन का भी एक ही है। तो इस प्रकार द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है इसके बारे में अच्छे से जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे अभिकारकों व अभिक्रिया के पश्चात बने उत्पादकों को प्रतीकों एवं सूत्रों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है।
जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को प्रतीक और सूत्र के रूप में लिखना और फिर उसको संतुलित रूप में लिखना, यह रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल से समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए, अभी आपको बताया था मैंने, कक्षा 9 में भी आपने पढ़ा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। इसका मतलब है अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, दो पदार्थ मिलकर के एक तीसरा पदार्थ बना रहे हैं, तो पदार्थ तो नया बनेगा लेकिन द्रव्यमान ना तो कम होगा ना ज़्यादा होगा, यानी कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनका द्रव्यमान अभिक्रिया के पश्चात भी उतना ही रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह द्रव्यमान संरक्षण का उल्लंघन होगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का तो न तो निर्माण होता न ही विनाश। अगर हमारा द्रव्यमान घट जाता है बीच में, तो इसका मतलब द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन हो रहा, और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पहले और अभिक्रिया के पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे हैं, दो पदार्थों को मिला के तीसरा पदार्थ बना रहे हैं, तो अभिक्रिया से पहले एवं उसके पश्चात जितने भी तत्व उस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनके परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अब जैसे हमारा उदाहरण था यहाँ पे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, तो मैग्नीशियम का यहाँ पर एक परमाणु था, ऑक्सीजन का भी, मैग्नीशियम का इधर भी एक परमाणु है उत्पाद में भी। बेटा, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे होते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं, और जो अभिक्रिया के पश्चात बनता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का एक परमाणु है, यहाँ भी एक है, लेकिन यहाँ पर साफ आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं और यहाँ पे एक है, तो यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ दो परमाणु थे, यहाँ एक ही रह गया, लेकिन द्रव्यमान तो कभी नष्ट हो ही नहीं सकता, तो वह द्रव्यमान, यह कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाएगा और यह रासायनिक समीकरण गलत होगा। अगर हमें इसको संतुलित करना है तो हमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो हमें संतुलित करने के लिए हमारे पास उपाय है कि हम कैसे संतुलित करेंगे, वो मैं आपको अभी बताऊंगी, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके पहले मैं डिटेल में जाते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, तो जितने भी अभिकारक उसमें भाग ले रहे हैं, उसमें किसी भी तत्व के जितने परमाणु हैं उतने ही परमाणु उस तत्व के उत्पाद में भी होने चाहिए। जैसे इस समीकरण में आप देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, तो आप देखिए अभिकारक में मैग्नीशियम के कितने हैं, एक, ऑक्सीजन के कितने हैं, दो, लेकिन यहाँ देखिए आप मैग्नीशियम का एक, ऑक्सीजन का एक, तो यह एक असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया है और इसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब जैसे कि कई बच्चे गलती करते हैं, वो संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण को, जैसे ये है, देखिए इसको आप बहुत अच्छी से समझिए, जैसे Mg+O2 है, MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का यही सूत्र होता है MgO। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी दो ऑक्सीजन है तो वह इसको यहाँ पर भी दो लगा देते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र तो MgO होता है, तो क्या हम संतुलित करने के लिए उसको MgO2 लिख देंगे? ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। संतुलित करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी। संतुलित रासायनिक समीकरण देखिए ये है, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के दो हैं, तो हम दो शुरुआत में लगाएंगे, लास्ट में नहीं लगाएंगे, और शुरू में दो लगाएंगे तो मैग्नीशियम भी दो हो जा रहे हैं, तो उस मैग्नीशियम को संतुलित करने के लिए फिर यहाँ भी दो लगाएंगे। देखिए, तो 2Mg+O2 = 2MgO, ये सही संतुलित समीकरण है। ऐसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं, तो ये भी असंतुलित रासायनिक समीकरण है। देखिए यहाँ हाइड्रोजन के दो हैं, यहाँ भी दो हैं, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ दो हैं, यहाँ एक ही है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम ये नहीं करेंगे कि ऑक्सीजन के यहाँ भी दो लगा दें, जैसे कि ऊपर हमने गलती की थी। ऐसी गलती नहीं करनी है कि ऑक्सीजन के यहाँ दो हैं तो मैं यहाँ पर भी दो लगा दूँ। अगर मैं यहाँ पर दो लगा दूँगी तो वह H2O2 हो जाएगा और ये गलत होगा, क्योंकि जल का सूत्र H2O होता है। मैं सरल समीकरण इसीलिए ले रही हूँ ताकि आपको पता हो कि जल का सूत्र तो H2O होता है, तो क्या हम उसको संतुलित करने के लिए H2O2 कह देंगे? तब तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाएगा और ये रासायनिक समीकरण है, अभिक्रिया ही गलत हो जाएगी। H2+O2 = H2O2, H2 और O2 मिलके H2O यानी जल बनाते हैं, और अगर हमने उसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर O2 लगा दिया तो ये जल नहीं रह जाएगा, फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाएगा, ये गलत है। इसको संतुलित करने के लिए हम करेंगे 2H2+O2 = 2H2O।
तो अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि संतुलित करने का तरीका क्या है। बहुत आसान तरीका है, एग्जाम में 3 नंबर का आता है और हर वर्ष आता है और बहुत आसान समीकरण आते हैं, तो आपको इसको समझना है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस अभिक्रिया को लिखेंगे जिनकी आपस में जो अभिक्रिया हुई है। जैसे मैंने अभी आपको कहा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो हम पहले उस अभिक्रिया को लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जल, फिर हाइड्रोजन का सूत्र लिखेंगे H2 प्लस ऑक्सीजन का सूत्र O2 और फिर जल का सूत्र H2O। उसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में हम क्या करेंगे, तत्व लिखेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और फिर उनके परमाणुओं की संख्या लिखेंगे कि अभिकारक में कितने परमाणु हैं और उत्पाद में कितने परमाणु हैं। आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। ये तत्व हैं, कौन से तत्व भाग ले रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम जो तत्व भाग ले रहे हैं उनके नाम लिख देंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 2 ही तत्व भाग ले रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, उनके नाम। फिर हम देखेंगे कि अभिकारक में उसके परमाणुओं की संख्या कितनी है। अभिकारक में पहले अभिकारक में परमाणु की संख्या लिख देंगे। तो अभिकारक में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, हमने 2 लिख दिए, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो उसकी भी संख्या 2 लिख दी। उसके बाद उत्पाद में हमने लिखा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ये शुरू की संख्या, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो भी हम समीकरण लिखेंगे उसके पहले हम एक ब्रैकेट लगा देंगे। ये ब्रैकेट हमने इसलिए लगाए हैं कि जो भी नया अंक भरना है संतुलित करने के लिए उन ब्रैकेटों के अंदर भरना है, ना कि तत्व के लास्ट में लिख दें, कहीं पर भी लिख दें, ऐसा नहीं। सबसे पहले हम उस पूरी अभिक्रिया को लिखने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट बना देंगे। तीनों ब्रैकेट बना के क्या होगा कि हमें ये याद रखना चाहिए कि जो भी हमने संतुलित करने के लिए अंक या डिजिट भरना है वो इन ब्रैकेटों में ही भरना है, स्टार्टिंग में ही भरना है, बीच में या लास्ट में नहीं भरना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 हैं और यहाँ भी 2 हैं, तो ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन के अभिकारक में 2 हैं और यहाँ पर क्या है, 1 ही है। तो हमें ऑक्सीजन के कितने करने हैं, 2 करने हैं। तो हम 1 गुणा 1, ऑक्सीजन के 2 करने के लिए 1 गुणा 2 यानी 2 करेंगे। तो ऑक्सीजन के 2 हम कहाँ करेंगे, उत्पाद में। उत्पाद में हमने ऑक्सीजन के 2 करने हैं। तो मैंने अभी कहा कि ऑक्सीजन के 2 हम यहाँ तो नहीं लिख सकते, हमें शुरू में ही लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर 2 लिखेंगे। ये ऑक्सीजन के हमने 2 किए, ऑक्सीजन के 2 हो गए। अब देखिए अभिकारक में ऑक्सीजन कितने हैं, 2, उत्पाद में ऑक्सीजन कितने हैं, 2, क्योंकि जो शुरू का अंक है वो दोनों का है, वो हाइड्रोजन का भी है, वो ऑक्सीजन का भी है। तो अब हमारे ऑक्सीजन संतुलित हो गए क्योंकि हमने ऑक्सीजन के उत्पाद में 2 कर दिए और अभिकारक में तो 2 पहले से ही थे। लेकिन अब क्या होगा, अभिक्रिया चेंज हो जाएगी और ऑक्सीजन तो संतुलित हो गई लेकिन हाइड्रोजन असंतुलित हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन के अब 2 दूनी 4 हो गए, जबकि यहाँ अभिकारक में कितने हैं, 2 ही हैं और उत्पाद में 4 हो गए। तो हम क्या करेंगे, अभिकारक में भी 2 यहाँ पर इस ब्रैकेट में लिख देंगे। अब ये संतुलित हो गया। देखिए ध्यान से देखिए, H2 प्लस O2 H2O बनाता था, ऑक्सीजन के यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, ये 2 जो है ऑक्सीजन का भी है। और हाइड्रोजन के कितने हैं यहाँ पर उत्पाद में, 2 दूनी 4, तो यहाँ भी 4। तो इस तरीके से ये हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित करने का तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन के, और पहले ऑक्सीजन में अंतर देखो 2 का था तो हमने यहाँ पर 2 लगा। तो यहाँ अगर हमने उत्पाद में 1 गुणा 2 करा ऑक्सीजन के, तो हाइड्रोजन के भी 2 दूनी 4 हो गए थे, ये 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, अभिकारक में भी 2 लगाना पड़ा, ये अभिकारक में भी 2 दूनी 4, ठीक है। इस तरीके से हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बनाते हैं। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का सूत्र लिखेंगे और अमोनिया का सूत्र लिखेंगे और उसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में हम देखेंगे कि कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो इन्हें यहाँ लिख दिया। उसके बाद अभिकारक में नाइट्रोजन कितने हैं, 2, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ये 2 लिख दिए। और उत्पाद में नाइट्रोजन कितना है, 1, ये, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3। अब संतुलित करने के लिए आप देखिए हाइड्रोजन यहाँ 3 है और यहाँ 2 हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 ही है, तो हम सबसे पहले इनके शुरुआत में ब्रैकेट बना देंगे। फिर देखेंगे नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं, 2 हैं और यहाँ 1 है। तो सबसे पहले हमने नाइट्रोजन को बैलेंस करना है, तो यहाँ तो बीच में तो 2 लिख नहीं सकते, इस ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर हम 2 लिखेंगे। देखिए 2 नाइट्रोजन हमने लिख दिए। तो हमने क्या करा, नाइट्रोजन के उत्पाद में नाइट्रोजन के 2 लिख दिए, ये
2 एक था पहले, उसमें 2 से गुणा करके 2 कर दिए। तो जो चीज़ हम उत्पाद में 1 के संग करेंगे वही दूसरे के संग भी करेंगे। तो हाइड्रोजन पहले 3 थे, अब 3 दूनी 6 हो गए। देखिए ये यहाँ पर 2 करते ही हाइड्रोजन बदल गए। नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गए, नाइट्रोजन यहाँ 2 हैं तो यहाँ भी 2 हैं, लेकिन अब हाइड्रोजन बदल गए। हाइड्रोजन पहले यहाँ 2 थे और यहाँ 3 थे, लेकिन अब यहाँ पर नाइट्रोजन को बैलेंस करते ही हमारा हाइड्रोजन बदल गया, 2 3 6 हो गए। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को भी बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन है, यहाँ 2 3 6 हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 लगा देंगे। अब देखिए, अब शुरू से देखिए, नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं 2, और यहाँ भी कितने हैं 2। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो यहाँ भी कितने हो गए 2 3 6। तो अब ये उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर हो गया, और यह N2 + 3H2 2NH3 एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई। तो इस तरीके से हम एक टेबल बना लेंगे, उसमें हम नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के अभिकारक में कितने तत्व हैं और उत्पाद में कितने तत्व हैं, ठीक है, कितने परमाणु हैं। तो नाइट्रोजन के यहाँ पे कितने परमाणु हैं 2, हम 2 लिख देंगे। हाइड्रोजन के कितने हैं 2, ये लिख देंगे, ठीक है। अब हम नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए उत्पाद में 2 से गुणा करेंगे। उत्पाद में 2 से गुणा करेंगे तो हमें उत्पाद में सिर्फ नाइट्रोजन में ही 2 से गुणा नहीं करना, हाइड्रोजन में भी 2 से गुणा करना है। तो हाइड्रोजन में गुणा करा तो 6 हो गए, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बदल गए, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर भी 3 लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होगी, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे यह है, अभी हमने इसी के बारे में बात की थी, H2 + O2 H2O, बैलेंस क्या होगा, यहाँ पे 2, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पर 2 लगाएंगे। यहाँ पर 2 लगाते ही ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी 2O, लेकिन हाइड्रोजन असंतुलित हो जाएगी, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर भी हमने 2 लगा दिया। उसी तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन और है, MnO2 + HCl गिव्स MnCl2 + H2O + Cl2। ये इक्वेशन में मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ विक्रिया करके मैग्नीज क्लोराइड जल H2O और क्लोरीन बनाता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, MnO2 प्लस, अब हम यहाँ पर देखेंगे क्लोरीन यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं, कितने हो गए, 2 क्लोरीन ये हैं, 2 क्लोरीन ये हैं, 4 क्लोरीन है। तो हम क्या करेंगे, 4 हम यहाँ पर लास्ट में नहीं लगा सकते, शुरू में लगाएंगे। तो अब हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 HCl करना पड़ेगा। तो 4 HCl करते ही हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो जाएंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब 4 हो गए क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए, तो 4 हो गए। तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन को 2H2O कर देंगे, क्योंकि अब यहाँ पर 2 दूनी 4 हाइड्रोजन भी हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अब देखिए पूरे समीकरण को देखिए, मैग्नीज यहाँ 1, यहाँ भी 1, हाइड्रोजन यहाँ 4, यहाँ भी 4, 2 दूनी 4, क्लोरीन यहाँ पर 4, तो यहाँ भी 4, 2 यहाँ 2 यहाँ, ठीक है। और ऑक्सीजन यहाँ 2, तो यहाँ भी 2, ये जो 2 है ये ऑक्सीजन का भी है। इस तरीके से बैलेंस करेंगे। उसी तरीके से एक इक्वेशन यह एग्जाम में बहुत आती है, लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो इसको भी बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स PbO + NO2 + O2 है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कहाँ पर सबसे अधिक अंतर है। जैसे N जो है यहाँ पर 2 हैं, ठीक है, और यहाँ पर 1 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है PbO, ये 4NO2 करेंगे। 4NO2 करने से Pb बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो यहाँ पर 2 PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स 2 PbO + 4NO2 + O2, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। और एक और इक्वेशन है AgNO3 + NaCl AgCl + NaNO3। सबसे पहले हम देखेंगे Ag यहाँ कितने हैं, 1, तो यहाँ भी 1 है, ठीक है। फिर और क्लोरीन यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, NO3 यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। तो यह ऑक्सीजन जो रासायनिक समीकरण है पहले से ही संतुलित है, इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभिकारक तत्वों में जितने परमाणु हैं उनका संख्या और उत्पाद में जो परमाणु है उनकी संख्या बराबर है, तो बैलेंस करने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पर Ag 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ NO3 1 है, यहाँ भी 1 है। तो इस तरीके से बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, यह पहले से ही बैलेंस समीकरण है। एक और समीकरण है CaOH का होल ट्वाइस + HNO3 गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइस + H2O। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर NO3 तो अकेला है,
एक ही NO3 है, लेकिन यहाँ NO3 2 है। तो सबसे पहले हम 2 NO3 हैं तो यहाँ 2 लगाएंगे, 2 लगाएंगे तो इससे हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ेगा। तो हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर कितने हैं टोटल, 2 हाइड्रोजन यहाँ हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ हैं, 2 हाइड्रोजन ये हैं, 2 ये हैं, 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ हाइड्रोजन 2 ही हैं, तो हम यहाँ भी 2 लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से CaOH का होल ट्वाइस प्लस 2HNO3 गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। ये हमारा बैलेंस समीकरण है। ठीक है, तो इस तरीके से हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करेंगे। इसमें आपको एक बात बहुत ध्यान से रखनी है कि कोई भी डिजिट आप बीच में या लास्ट में नहीं लगाओगे, नया जो भी लगाओगे वो आप शुरू में लगाओगे। इसलिए आप जो भी अभिक्रिया में भाग ले रहे पदार्थ है और उत्पाद हैं उनके पहले एक ब्रैकेट खींच लीजिए। ब्रैकेट खींचने से आपको पता होगा कि इन्हीं ब्रैकेटों में हमें नया अंक भरना है, और जब हम नया अंक इन्हीं ब्रैकेटों में भरेंगे तभी हमारा रासायनिक समीकरण उचित प्रकार से संतुलित होगा। प्यारे बच्चों, पहले चैप्टर का ये कुछ टॉपिक थे जो हमने आज डिस्कस किए। जो हमारे मेन टॉपिक आज हमने डिस्कस किए वो थे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है और किस तरीके से संतुलित करते हैं। ये चारों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर आप जैसे अभी आपके पास समय ना हो, आप बाद में इसको डिटेल से और अच्छे से समझना चाहें, तो आपके पास ये वीडियो सेव रहने चाहिए, और सेव तब रहेंगे जब आप इसको सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब करने से ये साल भर आपके पास रहेंगे, आप जब चाहें तब इन्हें और अच्छे से समझ सकते हो। और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, अपनी डाउट कमेंट में लिखोगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करोगे, तब जा कर के आप जो है इसको साल भर कभी भी देख सकते हो। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके ये वीडियो आपके मोबाइल से कभी डिलीट हो सकते हैं गलती से, तो उसके बाद आप उसको दोबारा नहीं देख पाओगे। इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, और सब्सक्राइब करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो हमें और आगे और अच्छा प्रयास करेंगे। ठीक है।